next we are going to study about the division of the administrative power. So अभी तक हमने देखा है basically there is division of power between the central and the state government. But if you look into the division of power, the central government is more powerful than the state government. Okay. अब for example central government के पास important you can say subjects हैं like national defense. Okay, national defense, then you can say international relation, then you can say communication, okay, railway. But you can say state government के पास important subject नहीं है. Okay, and also you can say जब concurrent list की बात आती है तो concurrent list में अगर central government और state government दोनों ने laws बनाए हैं तो उस पर central government की laws prevails करती है. Okay, and as well as हमने देखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अगर इन तीनों लिस्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट आता है तो वो रेसिडुअल पावर में चला जाता है एंड उस पर इफेक्टिव कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. Okay, so in spite of clear division of power, the central government is more powerful. Okay, so there are certain provisions in the constitution through which the union government exercise effective control over the state government. अब कैसे effective control और you can say union government कैसे powerful है as compared to the state government. Okay, so first direction to the state government. Okay, अब for example national defense. Okay, national defense and subject of the national important. अगर ये subject हैं तो इन सब्जेक्ट के लिए बेसिकली ये क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि बेसिकली आपको ऐसे वर्क करना है. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड, एंट्रस्ट सम ऑफ द वर्क्स ऑफ द यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन रेलवे. Okay, or railway track. Okay, for example railway comes into the union government. Okay, but उसकी security का काम किसको दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है. कौन? यूनियन गवर्नमेंट. ओके, एज वेल एज फॉरेन में इंटरनेशनल ट्रीटीज जो दो कंट्रीज के बीच में होती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ ये काम कर सकती है. गॉट इट? थर्ड इज ऑल इंडिया सर्विसेज. All India services like IAS officers, IPS sorry. अब ये जो IAS IPS होते हैं इनकी थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर इफेक्टिव कंट्रोल करती है. कैसे? फॉर एग्जांपल IAS IPS ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनको कौन डिसाइड करता है? इनको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट. ये किसके कंट्रोल में रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के. ओके, इनकी सर्विस कंडीशन, इनका ट्रांसफर, ये सब सेंट्रल. सो थ्रू द आईएएस ऑफिसर्स दे एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. एंड आल्सो फाइनेंशियल असिस्टेंस. इफ यू लुक इनटू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू ज्यादा आते हैं. ओके, अब पैसा जिसके पास ज्यादा आएगा वो पावरफुल होगा. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पावरफुल होती है. बट फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स ओके टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, समय समय पर क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को. गॉट इट? Then next is power of parliament. अब पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है. यू कैन से फॉर एग्जांपल किसी भी दो स्टेट की बाउंड्रीज को रिस्ट्रक्चर कर सकता है पार्लियामेंट, एज वेल एज कोई नया स्टेट क्रिएट कर सकता है. गॉट इट? Along with that, there is also some special provision to make laws on the subject mentioned in the state. Now, Parliament can make laws on the subject mentioned in the state list. अब पार्लियामेंट 4 कंडीशन में स्टेट लिस्ट पर भी लॉज बना सकता है. अभी हमने देखा था कि स्टेट लिस्ट पर सिर्फ कौन लॉज बना सकता है? स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. बट ऐसा सही नहीं है, क्योंकि इन 4 कंडीशन में बेसिकली जो
पार्लियामेंट है वो भी लॉस बना सकता है। ओके, अब कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, अगर राज्यसभा डिक्लेयर कर दे किसी भी सब्जेक्ट को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, इफ द राज्यसभा इज गोइंग टू डिक्लेयर सब्जेक्ट एज अ नेशनल इंपॉर्टेंट, then the parliament can make laws on that subject. Second is during emergency. Okay, during emergency basically what happens there is, you can say, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग पावर आ जाती है। ओके, एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट रूल। ओके, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पीरियड पर भी बेसिकली क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल मींस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है तो वहां बेसिकली प्रेसिडेंट रूल रहता है, और सिंपली अगर वहां मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं रहता तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सो इन दैट कंडीशन, जब वहां स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। मींस यूनियन पार्लियामेंट, और यू कैन से डायरेक्ट पावर एक्सरसाइज करेगा उस रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इज, अगर स्टेट लेजिस्लेचर खुद एक रेजोल्यूशन पास करे और बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए। ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस सब्जेक्ट में इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ और यूनियन पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ रेजोल्यूशन अगर इस कंडीशन में। तो ये सारी चार कंडीशन थी। अब यूनियन पार्लियामेंट किस में लॉस बना सकता है? ये व्हेन द राज्यसभा डिक्लेयर सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और द स्टेट लेजिस्लेचर इटसेल्फ पासेस अ रेजोल्यूशन। इन सारी कंडीशन में। ओके, सो हमने देखा इन स्पाइट ऑफ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल है, क्यों है? हमने ये सारे रीजंस देखे हैं। Got it? Going to study about the organs of the government. So basically there are three organs of the government: legislature, executive as well as judiciary. अब हम ये देखते हैं इन तीनों का काम क्या है। लेजिस्लेचर का काम क्या रहता है? बेसिकली टू मेक लॉज। ओके, लॉ बनाना। ओके, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉज। ओके, इनका काम क्या है? टू एग्जीक्यूट लॉज। ओके, whereas judiciary you can say इनका interpret laws. Okay, laws को interpret करना, that is the work of the judiciary. Okay, got it? So there are three organs of the government: legislature, executive as well as judiciary. Legislature means parliament, union parliament, ये laws बनाएंगे। executive means prime minister and its council of minister. Two types of executive, one is permanent and second is temporary. Permanent executive जो होते हैं they are IAS officers, okay, whereas temporary और you can say non permanent जो होते हैं वो political leaders होते हैं। So basically executive, prime minister and its council of minister, and judiciary, court, Supreme Court, they are the interpreter of the constitution. They are going to interpret the constitution. Okay, next we are going to study about the legislature. Okay, now what are the function of the legislature? So first most important function of the legislature is framing of the laws. ओके, फ्रेमिंग ऑफ द लॉज का क्या मतलब? लेजिस्लेचर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो लॉज बनाना। ओके, फ्रेमिंग ऑफ द लॉज, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, सेकंड इज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मींस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अब अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज फॉर एग्जाम्पल 50 years अगो बने थे। ओके, सो बेसिकली उनको रिव्यू, उनको चेंजेस की अभी हमें जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली देयर इज सम चेंजेस नीडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। Okay, so first is framing of laws, second is amendment in the constitution, third is administrative function. Okay, अब
ये जो लेजिस्लेचर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है। फॉर एग्जांपल इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डायरेक्टली किस पर, लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। इफ दे आर नॉट वर्किंग इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे कैन बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। Okay, then third is deciding for the it decided the policies for the state as well as government। अब लेजिस्लेचर क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी डिसाइड करता है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, बजट, जो बजट एक कंट्री के लिए होता है उसको किससे अप्रूवल की जरूरत होती है, बेसिकली उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत होती है। एंड ऑल्सो पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और इम्पोज अ न्यू टैक्स। ओके, पार्लियामेंट ही कोई नया टैक्स इम्पोज कर सकता है या उसको हटा सकता है। Got it? So it also work function relating to finance. Okay, discussion of the subject presented in the house. Okay, अब for example अगर कोई national important का subject अगर house पर आता है, house means two houses of the parliament, okay, किसी भी house में आता है तो यहाँ urgent discussion होगा अगर national important है। Okay, then judicial function, पार्लियामेंट जो है और यू कैन से लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गया, इन सब को इम्पीच कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही इनको इम्पीच करने की पावर है। सो इट ऑल्सो परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। ओके, अब अगर किसी भी लॉ या किसी भी बिल अगर कोई नई बिल गवर्नमेंट लाई है और उस पर अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उस पर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो बेसिकली पार्लियामेंट उसको क्या करता है, एक कमिटी मींस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं, उनके पास भेजा जाता है डिटेल स्क्रूटिनिटी के लिए। ओके, डिटेल में वो डिस्कशन करते हैं, फिर उनके जो यू कैन से सजेशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट करके फिर उसको पास किया जाता है। So it also constitute committees and commission. Okay. Next is control over the foreign policy. अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं दूसरी कंट्रीज के बीच में, ओके, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको पार्लियामेंट क्या करता है? अप्रूव करता है। Got it? And also work relating to elections. Okay. The important one, for example, president के election में only the elected members of the both the houses of parliament take part. Okay, president के election में not the nominated one, ये ध्यान में रखना, only the elected one. Okay, so they take part in the election of the president. Okay, got it? So these were the function of the legislature. First was framing of the laws, second is amendment in the constitution, third is administrative function, that is control over the executive, fourth was to decide policies for the state and government, fifth function relating to finance, sixth discussion of subject presented in the house, next was seventh was judicial function, eighth was constitution of committees and commission, ninth control over the foreign policy, and tenth work relating to elections. Okay, so next we are going to study about the Indian Parliament. Okay, so Indian Parliament consists of president, second is House of People, that is also known as Lok Sabha, and third is Council of State, that is Rajya Sabha. Okay, बेटा एक चीज आप यहाँ ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, इंडियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है। गॉट इट? ये ध्यान रखना। ओके, सो इंडियन पार्लियामेंट दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोक सभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्य सभा। अब हम
दोनों हाउस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टार्टिंग विद द लोकसभा। ओके, अब हम सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा के बारे में। ओके, लोकसभा दैट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। मैक्सिमम मेंबर इज 545। ओके, अब इसको लोअर हाउस बोला जाता है। द टोटल और यू कैन से द मैक्सिमम नंबर इज, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 545। ओके, 545। देन एमपी से कितने मेंबर्स हैं? एमपी से 29 मेंबर्स। ओके, 29 मेंबर्स फ्रॉम एमपी, ओके, एमपी। ओके, अब इनका जो टेनर होता है, टेनर इज बेसिकली फॉर 5 ईयर। टेनर मींस इनका कितना टाइम पीरियड होगा? टाइम पीरियड इनका बेसिकली 5 इयर्स का होता है। बट अगर इनका 5 पीरियड होता है लोकसभा मेंबर्स का, बट उससे पहले भी ये रिमूव किए जा सकते। कब? व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया, पास हो गया, गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो इन दैट कंडीशन बेसिकली क्या होगी? लोकसभा अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए, तो बेसिकली फ्रेश इलेक्शंस होंगे और वो लोकसभा का टेनर खत्म हो जाएगा, नई लोकसभा आएगी। सो बेसिकली 5 इयर्स का होता है, बट प्रीमैच्योर भी हो जाता है समटाइम। ओके, गॉट इट? नाउ इसके अलावा लोकसभा की मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द लोकसभा मेंबर। ओके, नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? पहला तो मिनिमम एज शुड बी 25 इयर्स। ओके, first qualification should be the minimum age should be 25 years. Second, he should not hold any office of profit. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, वो किसी भी पीएसयू का यू कैन से चेयरमैन ना होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज मिनिमम एज शुड बी 25. he should not be you can say held in office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। थर्ड, he should not be declared insolvent. ओके, ये दिवालिया ना होना चाहिए। ओके, he should be able to pay his debt. And next qualification, he should be an Indian citizen. Okay, and also the last one, that is basically he should not declare incompetent by any act of the parliament. Okay, पार्लियामेंट की किसी भी ऐसी एक्ट से उसको इलेक्शन लड़ने से बाध्य किया जाता हो, so in that condition he will not fight election. Got it? So these were the qualification for the members of the Lok Sabha. Okay, got it?